अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम बीएड के कोर्स पर लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। आज के लेक्चर में बेसिकली हम मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को देखेंगे कि वो क्या होती हैं और इन तीनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा हम क्लासरूम असेसमेंट देखेंगे कि क्या होती है और उसका पर्पस और टाइप्स क्या हैं। इसके अलावा हम रोल ऑफ क्लासरूम असेसमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट को स्टडी करेंगे और एट द एंड हम स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट की। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करते हैं। जैसे कि आप पेपर चेक करते हैं और मार्क्स अलॉट कर देते हैं, तो जो आप मार्क्स दे रहे होते हैं वो एक न्यूमेरिकल फिगर होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना होता है उसको बेसिकली आप मेजरमेंट कहते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि आप 60 मार्क्स दे रहे हैं किसी भी एक पेपर को, 100 में से 60 मार्क्स आप दे रहे हैं, तो ये जो 60 का डिजिट है जो आपने उस पेपर को अलॉट कर दिया है वो एक मेजरमेंट है। और अगर एक और एग्जांपल से मैं समझाऊं कि आप किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं, इंच टेप लें और उस चीज़ की लेंथ मेजर करें और आप कहें कि इस चीज़ की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, तो ये जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी उस चीज़ को कि इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिकली मेजरमेंट कहलाएगी उस चीज़ की। इसके बाद अगर हम डिफ़ाइन करें असेसमेंट को, सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में सिस्टमेटिक वे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना उस इंफॉर्मेशन को और रिपोर्ट करना असेसमेंट में आता है। ये असेसमेंट क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। असेसमेंट का क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव होना डिपेंड करता है कि आप उसको करने के लिए कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। तो एक टूल होता है टेस्ट। अगर आप टेस्ट का टूल यूज़ कर रहे हैं असेसमेंट करने के लिए तो वो क्वांटिटेटिव असेसमेंट कहलाएगी, क्योंकि जब आप टेस्ट लेते हैं तो आप कोई न्यूमेरिक फिगर असाइन करते हैं और न्यूमेरिक फिगर यानी कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। टेस्ट को अगर हम डिफ़ाइन करें, इट इज़ अ टूल used to collect information about students' learning. Test is basically a set of questions written in an organized form और उनका पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में कुछ मालूमात मिलें। टेस्ट सिर्फ एक टूल है, इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू के ज़रिए भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा आप ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में, और वर्बल क्वेश्चनिंग भी आप कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में। तो असेसमेंट में जब आप असेस कर रहे होते हैं तो आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम डिफ़ाइन करें इवैल्यूएशन को, सो इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट। जब आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाता है, एनालाइज हो जाता है, इंटरप्रेट हो जाता है और स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आप वैल्यू जजमेंट देते हैं। यूजुअली इवैल्यूएशन किसी भी प्रोग्राम की होती है। प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। इसको अगर हम डायग्राम फॉर्म में समझें तो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। इवैल्यूएशन एक ब्रॉडर टर्म है और इसके अंदर असेसमेंट है, और असेसमेंट क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। और जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट है एक्चुअली मेजरमेंट कहलाती है। जो हमने क्वांटिफाई करना है ना किसी भी टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट्स की लर्निंग को, तो ये मेजरमेंट कहलाएगी। और ये जो क्वांटिफिकेशन है इसके लिए टूल हम टेस्ट बनाते हैं। क्लासरूम टेस्ट होते हैं और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, वर्बल क्वेश्चनिंग करते हैं या इंटरव्यू के थ्रू हम डाटा ले लेते हैं। तो मुख्तलिफ डाटा टेक्निक्स हम यूज़ करके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लेते हैं। मेजरमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही है, टू क्वांटिफाई समथिंग टू असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर ये असेसमेंट क्लासरूम के अंदर करवाई जाएगी तो क्लासरूम असेसमेंट कहलाएगी। क्लासरूम असेसमेंट यानी कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में आप जो डाटा कलेक्ट करेंगे थ्रू एनी सोर्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव,
और उसको फिर आप एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, वो फिर आपकी क्लासरूम असेसमेंट होगी। अब अगर हम बात करें पर्पस ऑफ क्लासरूम असेसमेंट की, कि क्लासरूम असेसमेंट बेसिकली हम क्यों करते हैं। क्लासरूम असेसमेंट इसलिए करना हम चाहते हैं क्योंकि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप क्लासरूम के स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में डाटा कलेक्ट कर लें तो अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि आप जो मेथडोलॉजीज टीचिंग की यूज़ कर रहे हैं उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं है, और स्टूडेंट्स के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्लासरूम असेसमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट की। टू टाइप्स हैं बेसिकली, हम एजुकेशन में टू टाइप्स यूज़ करते हैं क्लासरूम असेसमेंट की। एक है फॉर्मेटिव और एक है समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली डे टू डे असेसमेंट होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि असेसमेंट का मतलब है डाटा कलेक्ट करना सिस्टमेटिक वे से स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में, फिर उसको इंटरप्रेट करना, रिपोर्ट करना, ये असेसमेंट होती है। अब फॉर्मेटिव ये है कि आप डे टू डे बेसिस पे असेसमेंट करें, डे टू डे बेसिस पे आप डाटा कलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आप क्लास में गए हैं और आपने एक लेसन पढ़ाया स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट से कुछ सवालात आप पूछते हैं, वर्बली आप उनसे सवालात पूछ रहे हो और आपने ये देखा कि उन्होंने जवाब कितने ठीक दिए हैं और कितने गलत दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप क्लासरूम टेस्ट ले सकते हैं, वीकली बेसिस पे ले सकते हैं, डेली बेसिस पे ले सकते हैं, मंथली बेसिस पे आप ले सकते हैं। तो इसको आप कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। या फिर आप स्टूडेंट्स का कोई इंटरव्यू भी ले सकते हैं, ये डायग्नोस करने के लिए कि उनको लर्निंग में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। या फिर आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ आ रही है या नहीं आ रही, स्टूडेंट्स अटेंटिव हैं या नहीं है। तो डे टू डे असेसमेंट यानी कि डाटा कलेक्ट करना और एनालाइज करना ऑन डे टू डे बेसिस फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। और ये ऑन गोइंग होता है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस भी कहलाता है, और इसका पर्पस टीचिंग को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्योंकि डेली बेसिस पे होती है, तो इससे हमें ये समझ आएगा कि हम टीचिंग की जो मेथडोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं उनको किस हद तक चेंज करना चाहिए और कैसे चेंज करना चाहिए। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासरूम असेसमेंट हमारे पास आ जाती है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट यूजुअली हम एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, या फिर हम सेमेस्टर के एंड पे भी कोई एग्ज़ाम लेते हैं और उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये डे टू डे नहीं होती बल्कि ये एट दी एंड होती है। तो एट दी एंड ऑफ द सेमेस्टर या ईयर पर आप जो असेसमेंट कर रहे होते हैं एग्ज़ाम लेकर, फाइनल एग्ज़ाम लेकर, उसको आप समेटिव असेसमेंट कहते हैं। और जो हमने पहले पढ़ी फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो फॉर लर्निंग होती है, यानी कि वो आप इसलिए बार बार कर रहे होते हैं असेसमेंट ताकि आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। और ये जो अब हम पढ़ रहे हैं समेटिव असेसमेंट, ये ऑफ लर्निंग होती है, यानी कि आप इसमें बस ये देख रहे होते हैं कि कितनी लर्निंग हो गई, इसमें आप इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे होते, इसमें आप जस्ट चेक करना चाह रहे होते हैं कि एट दी एंड टोटल कितनी लर्निंग हुई है स्टूडेंट्स की। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट कौन कौन से हैं। फर्स्टली आप जो भी क्लासरूम असेसमेंट करेंगे वो कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, यानी इंक्लूडिंग ऑल एलिमेंट्स। सेकेंडली ऑब्जेक्टिव्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए कि आप असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, आप क्यों असेस करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को, इस आपका मकसद क्या है। थर्डली स्पेसिफिक होना चाहिए, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स पता चलनी चाहिए। और नेक्स्ट डायग्नोस्टिक होनी चाहिए, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, आप डायग्नोस कर सकें उस क्लासरूम असेसमेंट से। नेक्स्ट है वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो अल्टीमेटली हम इसका पर्पस अचीव नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डैट इट सर्व्स द टीचर, स्टूडेंट एंड स्कूल, यानी कि टीचर, स्टूडेंट और स्कूल, इन तीनों पार्टीज़ को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई ना कोई गाइडेंस मिले इस असेसमेंट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप कंडीशंस को देखते हुए या सिचुएशन को देखते हुए या स्टूडेंट्स को देखते हुए उसमें कोई भी चेंज ला सकते हो। इसके अलावा लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है, जिनको आप असेस कर रहे हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपने जब भी क्लासरूम असेसमेंट करनी है तो आपने अपने माइंड में रखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोल्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आप क्लासरूम असेसमेंट करते हैं।
और इसकी बेस पे जो लो ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप मोटिवेट करते हैं कि वो मज़ीद एफ़र्ट्स करें। फिर इसके बाद हमारे पास डायग्नोस्टिक पर्पस आ जाता है कि हम डायग्नोस करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं लर्निंग में। थर्डली, ग्रेडिंग के लिए भी आप असेसमेंट का डाटा यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट, जब आप डाटा आपके पास आ जाता है तो आप अपनी टीचिंग की रेमेडी तलाश करते हैं, यानी कि जो कमी रह जाती है टीचिंग में वो आप रेमेडी की हेल्प से इम्प्रूव कर लेते हैं। फिर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इंडिकेटर्स फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर द इंस्टीट्यूशन और स्कूल, यानी कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट से आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले जो आपका स्टेप है वो है एम। ठीक है, सबसे पहले आपने एम डिसाइड करना होता है कि आप क्यों एवेल्यूएशन करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसलिए एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं ताकि आपको पता चले कि एक एकेडमिक ईयर में बच्चे ने हर एक फील्ड में, फॉर एग्ज़ाम्पल को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एकेडमिक्स में कितना अचीव किया है। फिर सेकंड स्टेप आपके पास आ जाता है मटेरियल। इसमें आपने मटेरियल डिसाइड करना होता है कि आप किस तरीके से बच्चे को एवेल्यूएट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडेंट का टेस्ट लेना चाहते हैं और टेस्ट के भी फिर अलग अलग टाइप्स हैं जो कि हमने पढ़ी थी, फॉर्मेटिव या फिर समेटिव। या फिर आप क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं, या आप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेना चाहते हैं, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेना चाहते हैं। ये सब मटेरियल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था एम कि आप क्यों एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं। सेकंड स्टेप था मटेरियल, यानी कि आप किस तरह से एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं। थर्ड स्टेप आपके पास आ जाता है अप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाई, क्योंकि अब आपको एम भी आपने सेट कर लिया है और आपने मटेरियल भी डिसाइड कर लिया है कि कैसे एवेल्यूएट करना है, तो आपने उस चीज़ को अप्लाई कर देना है जो आपने डिसाइड की है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं मेजरमेंट का। मेजरमेंट का मतलब है कि बच्चे ने, स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है, उसको नंबर्स न्यूमेरिकल फॉर्म में आपने अलॉट करने हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है असेसमेंट। असेसमेंट मींस डॉक्यूमेंटेशन। बच्चे ने जो भी स्कोर किया है आपने उसको कहीं नोट करके रिकॉर्ड कर देना है, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म दे देनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है एवेल्यूएशन, यानी कि स्टूडेंट ने जो भी स्कोर किया है आपने उसे न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी और उसको रिकॉर्ड भी कर लिया डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। फिर आपने कंपेयर करना होता है कि बच्चे ने क्या इम्प्रूवमेंट की है, पहले से उसके रिज़ल्ट्स में कितनी बेहतरी आई है, और बाकी स्टूडेंट्स से आपने उसके रिज़ल्ट को कंपेयर करना है। इसके बाद हमारे पास स्टेप आ जाता है फीडबैक का। इसमें क्या करना होता है कि आप फीडबैक पेरेंट्स को भी देते हैं और आप फीडबैक स्टूडेंट्स को भी देते हैं कि उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है और उसने कहाँ पर कुछ भी गड़बड़ की है और कहाँ पर उसने अच्छा परफॉर्म किया है। और इस चीज़ से फीडबैक आपको भी मिलता है कि आपने स्टूडेंट पर क्या मेथडोलॉजी अप्लाई की थी उसको सिखाने के लिए, फिर उस स्टूडेंट ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया है उस मेथडोलॉजी को, यानी कि वो मेथडोलॉजी सही थी या फिर उसमें कुछ कमी थी, ये आपको भी फीडबैक मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है रेमीडियल मेजर्स। जब आपको पता चल गया है कि किस फील्ड में स्टूडेंट अच्छा रहा है और किस फील्ड में बुरा रहा है, तो आप अपनी मेथडोलॉजी पर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स की बेसिस पर रेमीडियल मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जो कमी रह गई थी आप उसको पूरा कर सकते हैं। और क्योंकि आप साल में कई दफ़ा एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, तो ये जो तमाम स्टेप्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। आखिरी स्टेप तक पहुंचकर दोबारा से ये फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो ये तमाम स्टेप्स जो हैं ये कॉन्टीन्यूसली जो है आप फॉलो कर रहे होते हैं। ये तमाम जो प्रोसेस है एवेल्यूएशन का, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आ गई होगी। जी, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स अपलोड हों, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।